पाठ 14 मैं और मेरा देश, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सचेत किया है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र का मान सम्मान एवं गौरव वहाँ के निवासियों के व्यवहार से ही जुड़ा होता है। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरवशाली बन जाते हैं, तो साथ ही कभी कभी कलंक भी लगा देते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने घर में जन्म लिया, आस पड़ोस के परिवेश को देखकर मैं बड़ा हुआ, अपने नगर में समाज से जुड़ा, ज्ञान अर्जित किया, काम किया और काम लिया भी। इस तरह मैं मनुष्य बना। मुझे लगता था कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे पास है, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। लेखक को एक दिन एहसास होता है कि उनकी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि उनका कोई भी अपमान कर सकता है। क्या कोई भूकंप आया था जिससे उनके आनंद की दीवार में दरार पड़ गई? जी हाँ, भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई। यह दीवार थी मानसिक विचारों की, मानसिक विश्वासों की। मानस में भूकंप उठा था, और यह भूकंप था एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव जिसने उन्हें हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। वे संसार के देशों में घूमकर अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में कह दिया। वह अनुभव ही वह भूकंप था। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। सचमुच अगर मनुष्य के पास सब कुछ हो पर उसका देश गुलाम हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। इस अनुभव के बारे में सोचते हुए लेखक कहते हैं कि मैं ऐसा काम न करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को या सम्मान को धक्का पहुंचे। मेरा यह अधिकार है कि मैं अपने देश के सम्मान की रक्षा करूं। किंतु एक आम आदमी इतने बड़े देश के लिए क्या कर सकता है? यदि कोई वैज्ञानिक हो या बड़ा धनपति तो वे देश के काम आ सकते हैं। बेचारा आदमी तो अपने दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ है। वे अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है? यह प्रश्न विचारणीय है। किंतु जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है। सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी का महत्व है। जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में लड़ने वालों को भोजन पानी पहुंचाना भी जरूरी है, जिसके लिए किसान को ठीक खेती उपजानी होती है। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। अतः हर एक छोटी छोटी चीज़ों का महत्व है। जैसे जब मैच में दर्शक तालियां बजाते हैं तो खिलाड़ियों में जोश पैदा हो जाता है। कवि सम्मेलनों में मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूँ, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, इस कहावत को लेखक 100% झूठा बताते हुए कहते हैं कि अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है। इसे सिद्ध करने के लिए लेखक दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं बताते हैं जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल्स में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजी फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं
तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। लेखक अब दूसरी घटना सुनाते हैं। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। लेखक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। लेखक कहते हैं कि मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। इसे सिद्ध करने के लिए लेखक तुर्की के राष्ट्रपति की एक घटना सुनाते हैं। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें हीरे मोती मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। लेखक कहते हैं, हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रख वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि कुछ कह ही ना सका। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना एक फोटो दस्तखत करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया। जिस दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। इसे स्पष्ट करते हुए लेखक पूछते हैं कि क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, वह परेशानी है। साथ ही क्या इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं?
यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचा रहे हैं। यहाँ लेखक महाबली कर्ण का सारथी शल्य के बारे में बताते हैं। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसके भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। अब लेखक सौंदर्य बोध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह में गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधर की उधर तथा उधर की इधर लगाते हैं? अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेल मठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते? और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपने किसी काम से ठेस लगती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तौल सकें। इसके उत्तर में लेखक कहते हैं कि उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और जहाँ के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। लेखक कहते हैं कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे, और उसका अधिकार है कि उसके मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। देश के नागरिकों को यह प्रयास करना चाहिए कि उनके कारण कभी भी देश का गौरव कम ना होने पाए। यही प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र के प्रति निष्ठापूर्ण कर्तव्य होता है। प्रत्येक नागरिक अपने व्यवहार द्वारा अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकता है। देश का मान रखने के लिए उसे किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद।